रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। देखिए हमारा ये जो चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक, SHM इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसको बाद में हमने सर्कुलर मोशन के साथ ही एसोसिएट करना है। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ एसोसिएट कर रही हैं, वी हैव टू लर्न फर्स्ट देम, और फिर हम आगे चलते हैं। ये बेसिकली 3-4 कंटेंट्स के ऊपर कंसिस्ट है सारा, उनको हमने डिटेल के अंदर देखना है, वो क्या है अभी बताते हैं। कि हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मली ऑसिलेशन को ना एक पीरियोडिक मोशन के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पीरियोडिक मूवमेंट क्या होती है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है या पार्टिकल जो है वो अपनी मोशन को रिपीट करता है ऑन अ रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। जब वो रेगुलर इंटरवल्स पे रिपीट करता है तो उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। मिनाहिल में ऑडिबल हो आपके लिए? हाँ जी सर। हाँ, अभी हमने स्टार्ट किया है कि जो पीरियोडिक मूवमेंट है ये बेसिकली एक रिपीटेड मोशन है जो कि अपने कंटिन्यूसली रिट्रेस करती है अपना पाथ इक्वल इंटरवल्स में। और इसकी ये 3 एग्जांपल्स हैं: मोशन ऑफ ऑर्बिटिंग प्लैनेट्स, सिंपल पेंडुलम एंड ऑसिलेटिंग स्प्रिंग। ऑसिलेटिंग स्प्रिंग में आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, एक ये वाला इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स हॉरिजॉन्टली, मींस इन पोजीशंस के बीच में ऑसिलेट करेगा, रिपीट करेगा अपनी मूवमेंट विद अ सर्टेन टाइम पीरियड, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर इसकी वर्टिकल मूवमेंट है ऐसे, और इसी अपनी 2 एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर मूव करेगा। ये भी पीरियोडिक मूवमेंट की ही एग्जाम्पल है। और यहाँ पर मैंने इनको ये ड्रॉ किया है। क्या अर्थ अपना एक कंप्लीट साइकिल करती है अराउंड द सन? सर उमर कह रहा है आपकी आवाज़ नहीं आ रही उससे। कौन कह रहा है? उमर कह रहा है उसकी आवाज़, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। उमर, ऐसा है कि ये आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि बाकी 2 तो सुन रहे हैं, ठीक है। उमर अपने साइड पे आप अपना स्पीकर वगैरह चेक कर लें, ठीक है। अदरवाइज फिर ये आप इसको देख लेंगे, रिकॉर्डिंग में भी ये आ रही होनी है, ठीक है। फाइन, लेट मी साथ साथ अभी ओके। अब देखें यहाँ पर जो आप तीनों इनमें से कोई एक मुझे बोल के बता देंगे ताकि मुझे पता चले द सिस्टम इज नॉट हैंड। अर्थ मूव करती है अराउंड द सन इन अ सर्टेन पीरियड, ऐसी बात सही है? तो फिर ये पीरियोडिक मूवमेंट हुई ना? यस सर। इसी तरीके से ये मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जाएगा, वापस आएगा यहाँ से और फिर यहाँ पर आएगा, तो दैट इज ऑल्सो वन कंप्लीट साइकिल इन अ सर्टेन टाइम पीरियड। सिमिलरली इसके 2 केसेस थे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक है। फाइन, तो ये हमारे पास 3 एग्जांपल्स आ जाती हैं। अच्छा उमर बेटा, ऐसा है कि मैंने नॉर्मली आपके लिए फिर मैं दोबारा कर सकता हूँ लॉग ऑफ और लॉग इन, लेकिन ये है कि ये आपकी पार्ट के ऊपर है और बाकी बच्चों को जो है वो आवाज़ आ रही है, ठीक है। फिर आप इसकी रिकॉर्डिंग का वेट कर लीजिएगा। फाइन, अच्छा जी, अब आ जाते हैं ऑसिलेशन की तरफ। मैं बेसिकली चूंकि ये दोनों स्मॉल डेफिनेशन है पीरियोडिक मूवमेंट की, ऑसिलेशन की, तो मैं इसी नोट्स के ऊपर इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर रहा हूँ। ऑसिलेशन क्या होती है? अब पीरियोडिक मूवमेंट ही होती है जिसको अभी हमने एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसके कुछ अपने डायनामिक्स हैं और वो डायनामिक्स 2-3 हैं। एक तो ये है कि इट्स द ऑसिलेटर मूव टू एंड फ्रो,
इट मूव टू एंड फ्रो। और दूसरा ये है अबाउट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिसको ज़्यादातर कैम्ब्रिज के अंदर फिक्स्ड पोजीशन का नाम दिया जाता है। ठीक है, फिक्स पोजीशन का। फाइन। ज़रा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा, अभी तक हमने खाली दो डेफिनेशंस पढ़ी हैं, एक पीरियोडिक मोशन की जिसमें ऑब्जेक्ट मूव करता है इन अ सर्टेन टाइम पीरियड और अपनी मोशन को रिपीट करता है। ये नोट्स आपके पास गए हैं, उसी को मैं सब्जेक्ट बना रहा हूँ। जैसे अर्थ की पीरियोडिक मूवमेंट है, पेंडुलम की पीरियोडिक मूवमेंट है, और स्प्रिंग भी एक सर्टेन पीरियड में अपना साइकिल कंप्लीट करता है। फिर हम ऑसिलेशन की नई डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि ये टू एंड फ्रो मूवमेंट है जिसके बीच में, और टू एंड फ्रो मूवमेंट अबाउट द फिक्स पॉइंट है। ठीक है, अबाउट द फिक्स पॉइंट जिसके अराउंड। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ऑब्जेक्ट है ये अबाउट द मीन पोजीशन ऑसिलेट करेगा, तो ये टू एंड फ्रो मोशन है, तो फिर ये ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है, ये भी फिक्स पोजीशन है, मीन पोजीशन के अराउंड ये कर रहा है, ये भी कर रहा है। ठीक, तो फिर ऐसी मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं और हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। ये डेफिनेशन सिर्फ एक आधी दफ़ा एग्जाम में आई है। व्हाट इज मेंट बाय हार्मोनिक मोशन, which is to and fro motion about the fixed position, is called harmonic motion. Harmonic motion या oscillatory motion जो है ये हमारे पास 3 कैटेगरी के अंदर मौजूद है। हार्मोनिक मोशन या oscillatory motions। oscillatory motion से आप पहले भी अवेयर हैं, हार्मोनिक आपने अभी नया वर्ड सीखा है। ठीक है, लेकिन जाना हमने सिंपल हार्मोनिक की तरफ है। सर, जो अर्थ और सन वाली एग्जांपल थी, हाँ। उसके अंदर मीन पोजीशन क्या है? आप किसी एक ओरिजिन को ले सकते हैं जहाँ से उसने वो अपने एक्सिस पे स्पिन कर रही है ना वो, तो फिर आप उसी को ले लें, अपना जो उसका एक्सिस है उसी को मेन पोजीशन ले लें आप, कि उसके अंदर वो रोटेट कर रही है, उसी के राउंड ही। अच्छा, अगर आपको याद हो ये वाला, ये था, ये पोल था, तो ये उसकी रोटेशन आ रही थी। ठीक है, तो ये आपका रेडियस एक दफ़ा इधर था, एक दफ़ा रेडियस आपका इधर था, तो ये आपकी मेन पोजीशन बन जाती है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो उसका। अच्छा, एक है हमारे पास फ्री सिंपल हार्मोनिक, एक है डैम्प्ड हार्मोनिक और एक है फोर्स्ड हार्मोनिक। अभी तक क्लास में हमने डैम्प्ड को टच नहीं किया है, फोर्स को टच नहीं किया है, फ्री सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ रहे हैं। फ्री सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? जिसके अंदर एनर्जी लॉस नहीं होता और ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो अपनी एम्पलीट्यूड को ड्रॉप नहीं करता। अगर मैं आपको ये मिसाल दूं कि एक सिंपल पेंडुलम में लैब के अंदर आपने उसको ऑसिलेट करवाया है, क्या वो फ्री सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है या उसके अंदर कोई एनर्जी लॉस आता है थोड़ी देर बाद? बताएंगे आप? तो दोबारा पूछिएगा ज़रा, क्या सवाल कर रहे हैं? सवाल ये था कि लैब के अंदर आप एक पेंडुलम को ऑसिलेट करवाते हैं, ये तो आपने बेशुमार दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया होना ना, यहाँ से आप उसको रिलीज़ कर देते हैं, वो यहाँ से जाता है, यहाँ से आता है, फिर इधर वापस आता है। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखेंगे उसकी ये जो एम्पलीट्यूड है ये आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो जाती है, वो उसका चक्कर छोटा होता जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है जिसको आप कह रहे हैं। और ये ऐसे, तो ये इसकी एग्जांपल नहीं है फ्री सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसके अंदर एनर्जी विड्रॉ हो रही है। ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है जिसके अंदर एनर्जी विड्रॉ हो जाती है, सिस्टम से निकल जाती है। हाँ, जो पेंडुलम वॉल क्लॉक के अंदर है और वो मूव कर रहा है और बड़े अरसे से वैसे ही मूव कर रहा है, वो इसकी एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करते हैं कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल अबाउट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसको आप फिक्स्ड पोजीशन कह सकते हैं।
सच दैट इस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। एक तो पॉइंट ये आ जाता है मार्किंग का, ए और एक्स आपस में डायरेक्ट रिलेट कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज एम्पलीट्यूड बेसिकली, ठीक है। और फिर ये क्या है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स दैट पोजीशन, टूवर्ड्स दैट फिक्स पोजीशन। इसको इन्हेंस भी कर सकते हैं कि ए एंड एक्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नाहिल बात समझ आ रही है? जी सर। क्यों ये मुश्किल इशू नहीं है। हार्मोनिक मोशन में ये बात नहीं थी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन वाली, वहाँ पे सिर्फ ये था कि ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है अबाउट द मीन पोजीशन टू एंड फ्रो। सिंपल हार्मोनिक मोशन में उसके दो मेजर करेक्टरिस्टिक्स आपके सामने आते हैं। एक ये है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन एंड एम्पलीट्यूड दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दूसरा दे आर ऑपोजिट या एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड द फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, ये दो बातें आपने करनी। ये बातें अगर किसी भी एग्जाम्पल में, किसी भी ऑसिलेटिंग एग्जाम्पल में अगर ये दोनों प्रूव हो जाती हैं बातें, तो वो ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक डिक्लेयर हो जाएगी। जैसे आज हमने पेंडुलम का केस किया था और स्प्रिंग का केस किया था। याद आई बात? जी सर। अच्छा, अब जब हम इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास A इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाता है, वेर ओमेगा इज कांस्टेंट। और हम अगर अपने सर्कुलर मोशन में चले जाएं तो हमारे पास ये इक्वेशन ऑलरेडी मौजूद थी, सिर्फ नेगेटिव साइन है। सर्कुलर मोशन ज़रूरी नहीं थी कि वो सिंपल हार्मोनिक वाली ही हो, वो तो ओपन एंडेड थी। लेकिन अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी तो फिर साथ नेगेटिव साइन अपेयर होगा, और ये जो रेडियस होगा ये उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन आ जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातें जो कभी इक्का दुक्का एग्जाम में आई हैं कि ओमेगा स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा बिकॉज इट इज़ अ स्क्वायर, जिसकी वजह से नेगेटिव साइन आपका सेफ रहता है। अगर किसी भी एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगी, और आपका जो नेगेटिव साइन है इक्वेशन का, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक डेफिनेट करैक्टरिस्टिक है, वो सेफ रहता है। ठीक है, और ओमेगा से ये भी पता चल जाता है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद एंगुलर सर्कुलर मोशन। अब एंगुलर सर्कुलर मोशन के लिए मैं सीधा चला जाता हूँ एक अगली स्लाइड के ऊपर। ये खाली इंट्रोडक्टरी है, ये नोट करने की ज़रूरत नहीं है। जो फ्री सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, नो एनर्जी लॉस। आइडियल केस है, नॉर्मली एनर्जी लॉसेस होते हैं। जो डैम्ड हार्मोनिक मोशन है उसमें ऑब्जेक्ट आहिस्ता आहिस्ता अपनी ऑसिलेशन की एम्पलीट्यूड को रिड्यूस करता जाता है। लेकिन हम ये टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तक तो हम खाली सिर्फ यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये डैम्प्ड वाला वही है जो भी आप बता रहे थे, वो ऑसिलेशन उसकी हाँ, हो जाती है, ऐसे ही वही है। और ये फिर फोर्स्ड ऑसिलेशन है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम इसको इसकी प्लेस पे ही पढ़ेंगे। ठीक है, खाली इंट्रोडक्शन है इसका, यह हमारा टॉपिक अलग आएगा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि वाई सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एसोसिएटेड विद एंगुलर वेलोसिटी। ये देखिए, ये हमारे पास एक व्हील है और ये एक मीन पोजीशन है इसकी। अच्छा, व्हील की मेन पोजीशन है। अब इसको अगर मैं 90 डिग्री रोटेट करता हूं, जरा अंडरस्टैंड करना है। तो जब रोटेट किया तो एंगुलर पार्ट आ गया या नहीं आ गया? आ गया ना? Yes, sir. अच्छा, जब आप इसको एंगुलर रोटेट कर तो ये यहाँ पर आ गया और ये रॉड स्ट्रेट होके बी पे चला गया, एंड वी गेट अ डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्सिस में हम इतना आगे चलेंगे। ठीक है, फिर जब ये फर्दर 90 डिग्री हुआ, इधर मूव किया, ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ गया, एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 0 अगेन। ठीक है, फिर इसी तरीके से इसको हम
फर्दर पोजीशन पे लेके जाते हैं 270 एंगल के ऊपर, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, क्योंकि ये देखें ये ऑपोजिट मीन पोजीशन से लेफ़्ट साइड पे मूव हो गया है, तो फिर आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव जाना शुरू हो गया है। और अगले पार्ट में ये यहाँ पर आ जाएगा और आपकी पूरी वेव फॉर्म जो कि एक एंगुलर मोशन को शो करती है वो फॉर्म हो जाती है। मैं अब जरा आप सबको इकट्ठा लेके चलता हूँ। ज़ारा नूर आप और अली काशिफ आप, मिनाहिल अली आप, यहाँ तक यू आर फाइन के व्हाट वी आर स्टडिंग एट द मोमेंट। हमने पीरियोडिक मूवमेंट स्टार्ट की, फिर ऑसिलेशन को डिफ़ाइन किया और फिर ऑसिलेशन से सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन और एक इक्वेशन डेवलप की। यू आर एग्री विद दिस? जो हमने पढ़ा है इसमें दोबारा किसी चीज़ की ज़रूरत है जिसको मैं एक्सप्लेन करूँ? सर सब कुछ समझ आया। आसान है ना, वो इतना नहीं है, ठीक है। अच्छा अली काशिफ, आप कुछ थोड़ा सा सीक्वेंस बनता जा रहा है, जैसे आप कहते हैं आप खुद पढ़ रहे थे तो फिर कुछ और लग रहा था है? यस सर। अब देखें ये हमारे पास मीन पोजीशन है, ये उसकी राइट साइड मूवमेंट है, ये उसकी लेफ़्ट साइड मूवमेंट है। तो एक सवाल यहाँ पे जनरेट होता है, व्हाई एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फिक्स पोजीशन? ये एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर तो आप फोर्स के लिहाज से आंसर करें तो बड़े आराम से समझ आ जाता है। मैं मिसाल देता हूँ आपको। हमारे पास F इज इक्वल टू ma है, which is true for the force, that will also be true for the acceleration। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ, तो जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही एक्सेलरेशन की होगी ना, ऐसे ही है। तो अब देखें अगर आप इस स्प्रिंग को, जैसे आज मैं सुबह एक्सप्लेन कर रहा था, यूं खींचेंगे आप, तो यहाँ से उठ के आप इधर गए हैं तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो टुवर्ड द राइट साइड है, लेकिन जो इसके अंदर स्प्रिंग की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। क्यों भाई गर्ल्स? आप समझ लें कि जो ही आप इसको छोड़ेंगे तो ये इसी फोर्स की वजह से जाएगा लेफ्ट साइड पे। एम आई राइट? यस सर। तो फिर फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हो गई अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा आप कह सकते हो टूवर्ड्स जहां से वो स्टार्ट हुआ था, फ्रॉम द फिक्स पॉइंट या फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। तो फिर आप कह सकते हो तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और ऑपोजिट। अगर आप ऊपर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी है और आप ये नहीं लिखते कि एक्सेलरेशन इज एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट, आप लिख देते हो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट, तो वो बात भी बिल्कुल सही है, वो भी करेक्ट है, ठीक है। बल्कि की जगह मार्क्स स्कीम में वो एक्सेलरेशन स्लैश फोर्स कर रहा है। अच्छा जी, ये आ जाता। अब ज़रा देखें, जब आप यहाँ पर इस तरफ ट्रेवल कर रहे थे, आपका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ था, लेट्स से दैट इज़ द केस ऑफ अ स्प्रिंग, पेंडुलम की भी बात हो सकती है, कोई ऐसा नहीं है। तो रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ है तो फिर एक्सेलरेशन भी इस तरफ ही होगा, ठीक है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट राइट साइड पे पॉजिटिव था, लेकिन एक्सेलरेशन को आपने लेफ्ट साइड वाले को नेगेटिव कहा, राइट साइड वाले को पॉजिटिव, आपने राइट साइड डायरेक्शन सारी पॉजिटिव ली है। जब ये इस तरफ जाएगा, स्प्रिंग जो है मीन पोजीशन से इस तरफ जाएगा, तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होनी है, तो एक्सेलरेशन भी इस तरफ होगा। अब राइट साइड होने की वजह से एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड पे तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। तो यहाँ पर ए पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव ए नेगेटिव, तो दोनों के बीच में वही रिलेशन मेंटेन रहता है, नेगेटिव साइन वाला, ठीक है। यहाँ पर फिर एक नीड आती है, ये जो पैराग्राफ है ये इनर्शिया और रिस्टोरिंग फोर्स वाला है, आप रीड कर लें, मैंने अभी आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। मैं इस पेज पे दोबारा आता हूँ, लेकिन मैं पहले इस पे जा रहा हूँ। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन ए एंड एक्स आर ऑलवेज ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो वो आपको देता है ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ ड्रॉ करें। अब जो मैथ पढ़ने वाले हैं वो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से कह सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आप ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए और एक्स जो है
तो यू ड्रॉ द ग्राफ लाइक दिस, ऐसे नहीं, ये तो फिर गलत हो जाएगा। ये उस सूरत में हो सकता है इफ़ ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, जबकि आप माइनस एक्स के बराबर है, ठीक है। और अगर आप इसको थोड़ा सा और मैथमेटिकली कंफर्ट के लिए थोड़ा सा और इसको सॉल्व करें, तो आपके पास जब ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आता है, तो अली बताओ ये इसका ग्रेडियंट क्या होगा? सही स्ट्रेट लाइन है ना, ग्रेडियंट 1 हो। यही होगा ना, यस y ओवर x दैट इज द ग्रेडियंट। इसका मतलब ये हुआ कि a और x का ग्रेडियंट आपका नेगेटिव होना, ठीक है। अगर आप ग्राफ यूं बनाते हैं फॉर एग्जांपल ऐसे, तो यहां से यहां तक का आपका a तो पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है, तो फिर आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो एक रूल है वो गड़बड़ कर जाता है। ऐसे ही है या नहीं? यहां पर a भी नेगेटिव और x भी, तो ये ग्राफ भी करेक्ट नहीं है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी नहीं है, ये नेगेटिव ग्रेडियंट नहीं शो कर रहा, ये भी ठीक नहीं है। तो ये ग्राफ आपका ऐसे बनता है, जो कि इस इक्वेशन को फैसिलिटेट कर रहा है, ठीक है। आप ज़रा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लें ज़रा। अगर आपके पास ये एक ऑसिलेशन गिवन है, ये x इन मीटर है, ये टाइम इन सेकेंड है, तो इस इक्वेशन को यूज़ करने के लिए आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन इस ग्राफ में मौजूद है? मनाइल, आपसे ये सवाल है। सर हमारे पास एक्स और डिस्प्लेसमेंट आराम से है, जी जी, और ओमेगा टाइम पीरियड से आ जाएगा। हाँ टाइम पीरियड से ओमेगा होता है 2 पाई ओवर टी, ठीक है, या ओमेगा होता है 2 पाई एफ। तो आप बड़े आराम से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। आज जो हम थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे भाई, अगर आपने एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन निकालना है तो फिर वैल्यू लोगे ये वाली, ठीक है। अगर आपने किसी और जगह पे लेना है तो वो ये है, जो उसकी वैल्यू होगी वो आप ग्राफ से एम्पलीट्यूड मेजर कर लोगे, टाइम पीरियड पे तो फ़र्क पड़ेगा नहीं, और आपका एक्सेलरेशन उसी हिसाब से चेंज होता रहेगा। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, ये डन हो गया। अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि ओमेगा के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं होता, वो वर्डिक में आपको टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी दे देता है, ठीक है। तो आप वहाँ से निकाल लें, ओमेगा निकाल लें। और कई दफ़ा वर्डिक भी नहीं होती, स्टेटमेंट भी नहीं होती, सिर्फ ग्राफ होता है। अगर ये ग्राफ गिवन है तो ओमेगा कैसे निकलेगा? अगर ये ग्राफ गिवन है तो ओमेगा कैसे निकलेगा? सर ए ओवर एक्स वाला जो ग्राफ है, हाँ जी, उससे तो ए ऑलरेडी मतलब ग्राफ से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ग्राफ मेजर कर लें, ग्रेडियंट मेजर कर लें, ओ हाँ एग्जैक्टली, मतलब ए और एक्स का आप ग्रेडियंट मेजर कर लें तो आप, क्योंकि क्वेश्चन देखो स्टार्ट हर सूरत में 70-80% क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होंगे। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, फिर आगे कोई सिचुएशन होगी, कोई स्प्रिंग होगा, कोई ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट होगा, कहेगा ओमेगा निकालो, या ग्राफ से या इससे, या ये जो ट्रेस है हमारे पास ये वाला, इससे निकालो, और आपके 5 मार्क्स तक बन जाते हैं इधर से। मोहम्मद अली समझ आ रही है बात? जिस तरतीब के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, खुद पढ़ना और होता है, फिर ये सीक्वेंस एडजस्ट करना, दैट इज़ यू नीड अ टीचर फॉर दैट, ठीक है। यस सर। तो ये आपने एक्सपर्टी ले ली है, ठीक है। अब इसको अगर आप वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में कवर करें, ठीक है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में, तो वो कैसे होगा? ये ग्राफ जो आपका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट है
वो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में ऐसे नज़र आएगा। ठीक है, अब अगर तो मुझे पक्का यकीन है कि मैं अगर आपको भी एक्सप्लेन करना शुरू करूँ ऑन द स्पॉट आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। ये ड्रॉ करना आता होता है, आपने एक अंडा सा बनाना होता है ये वाला, ठीक है। लेकिन मैं आपको ओ लेवल में लेके जाता हूँ और वहाँ से आपको लेकर इस स्लाइड के ऊपर आऊँगा। ये आपके पास है पेंडुलम का केस, ठीक है। यहाँ पर आपकी ऑसिलेशन स्टार्ट हुई, यहाँ पर पहुँची, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पर पहुँची। मेरा मानना ये है कि आप जब भी कहीं स्टक होते हैं ऑसिलेशन में, आप पेंडुलम वाले केस को ज़रूर याद रखा करें। हाई, ये आपको आता होता है जब आपकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है तो आपका ये बॉल रुक जाता है या नहीं रुक जाता? मोमेंटरली रुक जाएगा। तो इसका मतलब है वहाँ पर उसकी स्पीड ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, क्योंकि उससे आगे फर्दर तो जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम। ये माइनस मैंने खुद लिखा है, ओ लेवल में नहीं था ये, क्योंकि यहाँ पर हम सिंपल हार्मोनिक डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, फाइन। अब जब आप मीन पोजीशन पे आते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, ठीक है, कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगी, एक्सेलरेशन ज़ीरो। ये तो सारी चीज़ें हैं जो डिस्प्लेसमेंट से एसोसिएटेड है। ये तीन चीज़ें हैं जो स्पीड से एसोसिएटेड है। वी मैक्स है, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा आपके पास आ जाएगा। आज हमने इसकी कुछ डिटेल भी पढ़ी है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी आपके पास, ठीक है। आपने जो स्पीड आज निकाली थी ना, बेसिकली वो आपने यूँ निकाली थी, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे पढ़ा था आपने। तो अगर आपने मीन पोजीशन पे लेना है तो ये ज़ीरो हो जाएगा और आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पर लेना है, किसी और जगह पे लेना है तो फिर x की वैल्यू फीड करनी पड़ेगी और एक्सट्रीम पोजीशन भी पता होगी आपको, तो फिर आपकी स्पीड निकलती है। अब आप ये बातें जहन में रख के ज़रा बैक स्लाइड पे आए। जब आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो क्या वहाँ पे स्पीड ज़ीरो है या नहीं है? और जब आपकी मेन पोजीशन है तो स्पीड मैक्स है या नहीं है? तो ये आपका ग्राफ यूं चला जाता ऐसे, आप बेसिकली मीन पोजीशन की तरफ आ गए हैं। ये नहीं कि अगर ये पेंडुलम है और यहाँ से आप ट्रेवल करके यहाँ पर आ गए, ठीक है, ऑलराइट। अब अगर आपने इधर जाना है फिर आगे, तो फिर आप एक्सट्रीम की तरफ जाओगे और स्लो डाउन होगे। यू आर स्लोइंग डाउन एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे आपने दोबारा, हमको बेसिकली इधर से चलना चाहिए था क्योंकि मैं नेगेटिव साइड से चला, इधर से चलते हैं और ऐसे आ जाते हैं, वन विद अदर ऐसे ही है। तो फिर बाकी हाफ साइकिल भी ऐसे ही बनता है इसका। एम आई राइट? ठीक है, ये क्लियर है आपको कि अगर आपने v और x का ग्राफ बनाना है तो फिर आपको ये ओवल शेप डिक्लेयर करनी पड़ेगी। फाइन, ओके। पीछे एक हमारे पास स्लाइड से एक केस था कि क्या ये सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है, ठीक है, राइट। ये देखिए, ये केस है, फर्स्ट केस। ये आज मैंने इसका रेफरेंस दिया था, पढ़ाया नहीं था आपको, पढ़ाया मैंने वर्टिकल स्प्रिंग पढ़ाया था आपको आज, ठीक है। मुझे पक्का ये यकीन है कि ये लेसन लेने के बाद जो आज का फर्स्ट था जो रिकॉर्डिंग में नहीं आया वो आप खुद पढ़ेंगे, आपसे हो जाएगा वो बड़े आराम से। देखिए, इस केस को आपने मीन पोजीशन डिक्लेयर की और इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और साथ ही कहा रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ही होगी, ऐसे ही है। और आपने कहा कि हुक्स लॉ ये कहता है F इज इक्वल टू के एक्स, तो आप यहाँ पर माइनस इंट्रोड्यूस करते हो, दैट इज साइन फॉर द मीन पोजीशन और फॉर द रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स, जो ही ये ऑब्जेक्ट इधर पहुंचता है तो ड्यू टू इनर्शिया आगे चला जाता है और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन में जाकर वहाँ पे स्टॉप होता है और फिर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से और ये ऐसे ही ऑसिलेट करता रहता है, ठीक है। तो आपके पास
अगर ये एक इक्वेशन f इज इक्वल टू माइनस के एक्स है तो f इज इक्वल टू एम ए भी होता है। इसको सिंप्लीफाई करें तो आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लें, a और माइनस एक्स निकल आता है आपके पास और k और m कांस्टेंट डिक्लेयर हो जाता है। तो फिर आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन वेरीफाई हो जाती है या नहीं? क्यों भाई गर्ल्स बताएं, आज आपने जो पहला लेसन तुमने लिया था मनाल, उसमें हम यही कहते हैं ना कि कैसे इसको फिल्टर किया जाता है, जो ओमेगा स्क्वायर है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा ओमेगा आए। समझा दिया था, आज ही समझा दिया था। वो समझ आ गई थी आपको? हाँ जी। चले वो तो फिर अच्छा हुआ ना। मुझे सिर्फ ये, मैं बार बार नाम उन बच्चों के ले रहा हूँ जिनकी मेरे पास क्यूरीज आई हुई थी। ठीक है, फाइन। तो ये हमारा केस उधर से हो जाता है। अब हम जाते, ये था हमारा 1.5 लेसन, यानी दूसरे दिन में हम दाखिल हो चुके हुए हैं। अब उसका एक बहुत ही टेक्निकल लेक्चर था जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आपने ज़रूर अंडरस्टैंड करना है। अब देखें, आपके पास ये दो डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ हैं। एक ग्राफ में, चले हम पेंडुलम की ही एग्जांपल लेते हैं। एक ग्राफ में पेंडुलम मीन पोजीशन पे आप उसकी ऑसिलेशन नोट कर रहे हैं, यानी स्टॉप वॉच आपने मीन पोजीशन से चलाई, और दूसरे केस में आपने एक्सट्रीम पोजीशन से स्टॉप वॉच चलाई। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। आपने यहाँ से ऑसिलेशन नोट की तो आपका ग्राफ होगा ये वाला, कि आपने स्टार्ट किया है डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो से। लेकिन अगर आपके पास ये वाली पोजीशन है, आप यहाँ से बॉल को रिलीज़ करके स्टॉप वॉच भी इधर से ही चला रहे हैं, तो फिर आपकी ऑसिलेशन ये वाली होगी और ग्राफ ये वाला होगा। एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, दैट इज गुड। अच्छा ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके एक मैथमेटिकल नॉलेज चाहिए। इनके प्रूफ्स हमें रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ आपकी एक मैथमेटिकल अप्रोच चाहिए। जो ये इक्वेशन होती है इसको साइन इक्वेशन कहते हैं, साइन ग्राफ कहते हैं। इस इक्वेशन को कॉस ग्राफ कहते हैं। ठीक है, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हैं तो फिर आप खाली ये याद कर लें। ठीक, साइन इक्वेशन में आप हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, कॉस इक्वेशन में आप ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करते। तो आपके पास इसकी इक्वेशन ये बनती है और इसकी इक्वेशन ये बन जाती है। इज इट क्लियर? ज़ारा नूर, आप बेटा ठीक है इसमें? यस सर, क्लियर है। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसको, ये मैंने बेसिकली कट एंड पेस्ट किया है बुक का पेज कैम्ब्रिज का, कि प्रूफ ऑफ अबव टू इक्वेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ए लेवल सिलेबस। ठीक है, ये जो ओमेगा टी है ये बेसिकली थीटा के बराबर है, साइन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो आपके पास अगर किसी सर्टन टाइम के ऊपर आप कोई चीज़ें फाइंड आउट करने तो वो वैल्यू आप यहाँ पे लगाओगे। ओमेगा किधर से कैलकुलेट होता है, या ग्राफ गिवन होगा, या ग्रेडियंट होगा, या वैल्यू गिवन होगी वगैरह, तो कोई भी अननोन इनमें से फाइंड आउट किया जा सकता है। आपने जो एक्सपर्टी डेवलप करनी है वो ये वाली है, इस पेज वाली है। ये आप नोट कर लें, पेज नंबर 8 जो है, दैट इज़ 5 स्टार रेटिंग है, समझ लें आप। आपने एक एग्जांपल ली, ये एग्जांपल कौन सी थी, कौन सा एग्जांपल है भाई? मेन पोजीशन वाली या एक्सट्रीम पोजीशन वाली? मेन पोजीशन। साइन ये वाली, ठीक है। अगर स्प्रिंग वाला तो उसके भी मीन कर लें। जब आपके पास ये x और t का ग्राफ है तो ये आपके पास x0 हुआ ना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो कहता है इसका वेलोसिटी टाइम ड्रॉ करो, इसकी इस शेप का। तो हमेशा पेंडुलम दिमाग में लाएं। जब आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, मैक्स होगी या नहीं होगी? बोलें जल्दी से। ओके। तो आपने मैक्स से स्टार्ट करना है।
जब जैसे मैंने ये हर क्वार्टर के ऊपर एक लाइन लगाई हुई है अपनी, ताकि मुझे पता चले कि जी मैंने कौन कौन सी चेंज को एड्रेस करना है। तो यहाँ पर मैक्स हो गई, जब मैक्स होती है तो फिर वेलोसिटी ज़ीरो होती है। अब सवाल ये पैदा होता था कि मैं ऐसे भी तो जा सकता था, मैं क्यों ऐसे नहीं गया, मैं ये भी तो मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैं ऐसे क्यों नहीं गया। ये एक्सिस पॉजिटिव वाला है नेगेटिव वाला है, नेगेटिव। और देखें डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो तो क्या उसका ग्रेडियंट वेलोसिटी होता है या नहीं होता, और देखिए वो सारा पॉजिटिव है या नहीं है। तो मुझे पॉजिटिव एक्सिस से ये शुरू करना ही है था, ठीक है। तो वरना मैं, लेकिन अगर ये ग्राफ अदर वे राउंड ऐसे बना हुआ होता, जैसे मैं अगर आपको दिखा सकूं, ऐसे बना हुआ होता तो यहाँ पे ग्रेडियंट नेगेटिव बनता, तो वेलोसिटी भी फिर नीचे से स्टार्ट होती, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी में और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है इसके अंदर 90 का फेज डिफरेंस है, अगर मैं एएस की वेव को रिपीट कर रहा हूँ तो, ठीक है। ये 90 का फेज डिफरेंस है इसमें, ओके। तो ये जस्ट मैंने ऐसे बात कर दी, तो आप ये करते जाए तो आपका वेव पैटर्न ऐसे बनता जाएगा। लेकिन ये जो ग्राफ बन गया है इसके ऊपर अब इक्वेशन इस वाली तो नहीं लग सकती, क्यों भाई। अब तो इक्वेशन ये वाली लगेगी और उसी के कंपोनेंट होंगे v इज इक्वल टू v नॉट cos ओमेगा t, एम आई राइट और नॉट। यस सर। यस। तो इस इक्वेशन का वेलोसिटी कन्वर्जन कॉज है, ठीक है। और आगे चलते हैं, और मैं आपको ये बताऊं, अगर आपको सस्पेंस हो कि ये यूज़ किधर होता होना है, ये सीधा उस वक्त यूज़ होता है जब देर इज़ अ डिस्प्लेसमेंट अदर देन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अगर हो तो वेलोसिटी ऐसे निकल आती है, ऐसे एक्सेलरेशन भी निकल आता है। लेकिन अगर किसी और डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही हो तो फिर आप इस इक्वेशन को भी ज़रा सोचने की कोशिश करेंगे कि शायद यही ना लग रही हो, ठीक है। आगे इसका सवाल है, अब वेलोसिटी के बाद कन्वर्जन है एक्सेलरेशन की। ज़रा देखेंगे, मैं दोनों ग्राफ यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ, ऐसे। जब आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो आपका एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, एम आई राइट। पेंडुलम का केस याद होगा, मीन पोजीशन के ऊपर एक्सेलरेशन ज़ीरो, ठीक है। अब इसका ग्रेडियंट नेगेटिव है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट करेगा। जब आपकी वेलोसिटी ज़ीरो है एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, जब वेलोसिटी मैक्सिमम है एक्सेलरेशन ज़ीरो है, एंड दैट्स हाउ यू कंप्लीट दिस इक्वेशन। और अब अगर आप एक्सेलरेशन को देखो और डिस्प्लेसमेंट को देखो, क्या दोनों में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है या नहीं है? है सर। तो ये आपस में बेसिकली, क्योंकि ये सारे इस इक्वेशन को फॉलो कर रहे थे तो ये उन्हीं के ग्राफ निकल रहे हैं, तो ये उसको फॉलो कर रहा है, समझ गए, ठीक है। तो आपको ये ग्राफ ड्राइंग भी आनी चाहिए। अब अगला केस क्या होगा, आप इसको इधर से शुरू करेंगे, मैंने कि मेरे ख्याल में शायद किया हुआ भी हो, हाँ ये x किया, साथ इक्वेशन लगा दी, x इज इक्वल टू x नॉट cos ओमेगा t, क्योंकि ये नॉन जीरो से शुरू हो रहा है। ये उसकी वेलोसिटी बन रही है, वेलोसिटी साइन का ग्राफ है, ये ले साइन का ग्राफ, ठीक है, माइनस साइन आ रहा है साथ, और ये आपका एक्सेलरेशन का ग्राफ। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, अभी भी नहीं आ रही? सर आ रही है। सर आ रही है। अच्छा, रीज्वाइन करने की कोशिश करा करो, लॉग आउट होके लॉग इन करें दोबारा तो फिर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें एक अपना हैक यूज़ कर लेता हूँ। मोदी आ रही है अभी आपको आवाज़ या नहीं? यस सर, अब आ रही है। अच्छा, ये कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम जो स्क्रीन शेयर की हुई है हम उसमें से बाहर निकल आए, उसको स्टॉप करें तो फिर ठीक हो जाता है, फिर उसमें ऐसे ऐसे कर सकते हैं हम। अब ये सारी इक्वेशंस अपने प्लेयर्स के साथ हैं,
ये नहीं कि सब के साथ आपने x लगाते जाना है, जिसका जो ग्राफ है उसी के हिसाब से उसकी वैल्यू आनी है। ये जो v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा है, ये बेसिकली v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी या माइनस का ग्राफ है ये, ठीक है। तो v नॉट जो है वो x नॉट ओमेगा है। अब जैसे a नॉट है, a नॉट क्या होता है, x नॉट ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। ओके, ये एक क्वेश्चन करते हैं हम। तो फिर हम उस स्टेज पे पहुंच गए थे जिस स्टेज पे आज का थर्ड लेसन था, ठीक है। ये लास्ट एग्जांपल है, इसको ज़रा नोट कर लें कि जो चीज़ हमने पढ़ी है उसको एक्सरसाइज करने लगे हम। A mass attached to a spring is displaced 10 सेंटीमीटर to the left। ये 10 सेंटीमीटर क्या है फिर, x है या x नॉट है, x x नॉट, ठीक है। देन रिलीज्ड, क्योंकि उसके बाद उसने रिलीज कर दिया। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये x नॉट पे चला गया और रिलीज हो गया तो इसका मतलब है ये वाली इक्वेशन है, समझ रहे हो, 10 सेंटीमीटर से रिलीज हो रहा है, तो ये माइंड में है। कहता है कि एज्यूमिंग मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब ये है कि आप a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x एक्सरसाइज होगा ही होगा। कहता है मेकिंग 20 ऑसिलेशन इन 10 सेकेंड। तो फिर टाइम पीरियड क्या हुआ, 2। जब टाइम पीरियड 2 हुआ तो ओमेगा होता है 2 पाई ओवर टी, ठीक है। कहते हैं फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। वहाँ पे मैक्स डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ओमेगा के लिए टाइम पीरियड वाली स्लॉट यूज़ करेंगे एंड यू विल बी डन। कोई मुश्किल नहीं है इसमें। कहता है मैक्स वेलोसिटी निकालें। मैक्स वेलोसिटी भी v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। आज आपने मुझसे ये पढ़ा v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो मैक्सिमम पोजीशन पे ये चीज़ 0, तो पीछे यही रह जाता है। अब ये भी आपके पास मौजूद है, ओमेगा भी मौजूद है, मैक्सिमम वेलोसिटी भी आ जाती है। कहता है एक्सेलरेशन व्हेन इट इज़ 4 सेंटीमीटर राइट फ्रॉम मीन पोजीशन। जब वो 4 सेंटीमीटर दूर था, आप a इज इक्वल टू एक्स नॉट नहीं आएगा, x ओमेगा स्क्वायर आएगा। x की जगह आप 4 लिख लें, टाइम पीरियड चेंज नहीं हुआ, यू विल गेट द टाइम पीरियड। ठीक है बात? यस सर। ये आते हैं, इस पार्ट में मैं इंटरेस्टेड था, इसमें उस इक्वेशन का जिक्र है। कहता है कि इट्स पोजीशन का मतलब है आपने x फाइंड आउट करना है, आपने वेलोसिटी निकालनी है, आपने एक्सेलरेशन निकालना है। कितनी देर के बाद, इतने टाइम के बाद, और टाइम ये टाइम पीरियड नहीं है। तो फिर आपके पास इक्वेशनें यही आ जाती हैं, साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, उसमें टाइम गिवन है, बाकी जगहों पे किसी में भी टाइम नहीं है। तो ये इशारा आ जाता है कि आप क्या यूज़ करने जा रहे हैं। और अगर आपके माइंड में ये नहीं आ रहा है, आप कैसे चल सकते हैं? तो आप x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी क्यों इस्तेमाल हुआ है भाई? x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी क्यों नहीं इस्तेमाल होना था? कोई बताएगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट हो। हाँ, वो उसने गिवन दिया हुआ है कि इतना डिस्प्लेस करो और बाद में रिलीज कर दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो इक्वेशन है साइन और कॉस की, यू नीड टू लुक एट इट। ठीक है, आपने ये सिलेक्ट की। ओमेगा पिछले पार्ट्स में कैलकुलेट हुआ है, टाइम 1.7 सेकेंड। ये आपके पास 0.1 होगा मेरे ख्याल में, 1 नहीं होना, 0.1 होना।
10 सेंटीमीटर है ना, तो 0.1 आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो x आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब जब x ऐसे होता है तो फिर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट होती है? वेलोसिटी v इज इक्वल टू वी नॉट साइन, v का ग्राफ जो है वो ऐसे बनना है, साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू, टी की वैल्यू, v मैक्सिमम वैल्यू पिछले पार्ट में आप निकाल चुके हुए हैं, तो आप वो निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप v इज इक्वल टू x ओमेगा से भी मेरे ख्याल में अगर चले जाए खाली, क्योंकि x आपने ऊपर निकाल लिया है, तो शायद ये सॉल्व हो जाए। एक्सेलरेशन की वेव फॉर्म क्या बननी है? वो ये वाली वेव फॉर्म बननी है, और आपके पास a इज इक्वल टू a नॉट कॉस ओमेगा टी। ये तो सवाल किसी बुक का है, कैम्ब्रिज ऐसे ऑपरेट नहीं होती। कैम्ब्रिज कोई एक पार्ट आपको देगी जिसके बीच में आपने साइन या कॉस की इक्वेशन लगानी है, ठीक है। अब ये मेरे अपने ख्याल में a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x से भी हो जाएगा। x आपने अगर ऊपर 0.84 निकाला हुआ है, ओमेगा आपके पास मौजूद है, तो आपका एक्सेलरेशन निकल आएगा विदाउट गोइंग इनटू दिस इक्वेशन, ठीक है। ये दूसरी एग्जांपल आप खुद घर पे कर लीजिएगा, इट्स नथिंग डिफरेंट। ये आज का लेसन था। उसके बाद जो हमने स्टार्ट किया, सॉरी ये वाला यहाँ से, इनमें सिर्फ SHM प्रूव करना था एंड दैट्स इट। उसके बाद हमने एनर्जी की इक्वेशंस बनाई हैं खाली, ठीक है। तो मेरे ख्याल में कल से आप मेरी क्लास के साथ बिल्कुल स्मूथली चल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, मैं कोशिश करूँगा, एक दो दफ़ा मैं एड्रेस से जानबूझ के बच्चों के नाम पुकारता हूँ ताकि मुझे ये पता चले कि ऑनलाइन में कोई सोया हुआ तो नहीं है, और जिनकी क्लास मिस हुई है वो जल्दी से साथ मिल जाए। फाइन, तो ये आपके अटेंडेंस भी मैंने मार्क कर ली है, ठीक। ज़ारन, आप सुबह नहीं थी क्लास में, कोई मिस हो गया था क्लास, क्या हुआ? सर वो मैं सो रही थी तो मैं सो गई। अच्छा बेटा, उसमें फिर आपने ऐसा करना है कि उसका मैंने रिकॉर्डेड लिंक भेजा है आपको, ठीक है। सर मैं वो चेक कर लूँगी। हाँ, वो मैंने ग्रुप के ऊपर भेजा हुआ है, आप वो रिकॉर्डेड लेसन ले लें आप वहाँ से। उसमें सिर्फ मैथमेटिकल इक्वेशन ही प्रूव की हुई है, AS से रिलेटेड ही बात की हुई है उसमें, ठीक है। नहीं होता तो आप मुझे बता दें, कल फिर हम उसका लेसन ले लेंगे आप उसको। तो कल यानी फ्राइडे को जो है शाम के टाइम पे, तो लेकिन मॉर्निंग टाइम पे को जो मैंने आज लेसन दिया है मॉर्निंग पे, वो उसका एलिमेंट ज़रा कम होगा। वो जो अभी मैंने आपको पढ़ा है, इसका एलिमेंट ज़्यादा होना है उसके बीच में, ठीक है। एक पीरियड हमारा चलेगा पे 5 के ऊपर, एक इसके ऊपर कर लेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे ताकि क्लास ज़रा मेरी स्ट्रीमलाइन हो जाए। और फिर नेक्स्ट वीक से एक पीरियड हमने AS के ऊपर लगाना है, ठीक है। मैं 2021 का पेपर अपलोड हुआ वो मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ उसमें, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।